कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, ये तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और क्या जो राजनीति है उसमें विपक्ष की कोई भूमिका बनेगी नहीं उत्तर प्रदेश के हाँ संदर्भ उत्तर प्रदेश के नहीं संदर्भ में। मैं नहीं मैं ये समझता हूँ कि अमरीश जी की सिर्फ उत्तर प्रदेश का ये मसला नहीं है, पूरे देश का है और खासकर हिंदी पट्टी का है, हिंदी भाषी राज्यों का, जहां एक शून्यता सी दिखाई दे रही है और जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है राजनीतिक शून्यता के हिसाब से। मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में ये स्थिति नहीं है, शायद इसलिए कि वहां पर जो राजनीतिक अंतर्वस्तु है प्रो पीपल पॉलिटिक्स का या दलित उत्पीड़ित समाजों की राजनीति का, वो डिफरेंट रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति में अभी भी वैचारिकता की जो अंतर्वस्तु है वो उत्तर प्रदेश के मुकाबले स्ट्रांग है और वहां भारतीय जनता पार्टी एकल यानी अपने बल पर कोई शक्ति नहीं बन सकी। अब इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये वहां की आबादी के हिसाब से, सामाजिकता के हिसाब से उसकी वजह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सामाजिकता और आबादी बिहारी जैसी है फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे भी राज्य हैं देश में, तो जिसमें कि कर्नाटक को उठा सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो सवाल आपका है उसमें हमें किसी नेता के सेंट्रिक होकर के उसे केंद्रित करके ये नहीं इस सवाल का जवाब दिया जा सकता कि उनके उत्तराधिकार के तौर पे या उनकी विरासत को आगे बढ़ाकर कहाँ कैसे कोई कंसोलिडेशन किया जा सकता है या एक नई राजनीति की धुरी बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि परिस्थितियां 70 और 80 के दशक या बल्कि 60 के दशक से कहिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी का जो अभ्युदय होता है राजनीति में 60 के दशक को मैं मानूंगा। पहला चुनाव संभवतः उन्होंने 67 में जीता था, 67 जी 67। तो उस हिसाब से 60 का दशक, 70 का दशक और 80 का दशक अगर ले लीजिए तो उस दौर से आज की जो राजनीति भारत की है बहुत बदल गई है और उसमें उसमें उसके कंटेंट, उसके फॉर्म में ही नहीं उसके कंटेंट में भी बहुत बड़े चेंजेज आए हैं। हिंदुत्व की जो वैचारिकी है वो इतनी स्ट्रांग होकर उभरी है और उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी राजनीति रही है उसकी विफलताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसको आज मैं नहीं गिनाना चाहूंगा। लेकिन हमारी अपनी धारणा थोड़ी सी, हम आप जैसे तमाम जो बैठे मित्र हैं आज यहाँ, उनसे थोड़ी डिफरेंट है उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन वो आज मौका नहीं है कि जिस पर हम वो बात डिस्कस करें। मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदी भाषी राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के जो राज्य हैं, इनके लिए एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा। अगर हम काउंटर हमें यानी यहाँ के लोगों को काउंटर करना है उस हिंदुत्व की राजनीति को जिसकी बुनियाद जो है सांप्रदायिकता और कारपोरेट का गठबंधन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मस्जिद या मंदिर के इश्यूज पर नहीं इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी है। निश्चित रूप से वो बहुत प्रेरक है, उनके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन उनका जो सांप्रदायिकता और कारपोरेट का जो गठबंधन है वो इतना विस्तृत, इतना गहरा है आज कि जब तक आप जनशक्ति पर नहीं जाएंगे, जनता के मोबिलाइजेशन पर नहीं जाएंगे, अपने लिए एक नया सामाजिक आधार नहीं तैयार करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। आज क्या स्थिति है? आज विभिन्न जो उत्पीड़ित जातियां हैं उत्तर प्रदेश में या दूसरे और कई राज्यों में, सबके अपने अपने राजनीतिक दल बन रहे हैं, सबके अपने अपने नेता बन रहे हैं और हालत ये हो गई है कि हर जिले में एक पिछड़ा, एक दलित, एक उत्पीड़ित समाज का नेता बन रहा है और एक दल बन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो डिसइंटीग्रेशन है, जो एक बड़ी वैचारिकता का, सामाजिकता का, वो बहुत ही माकूल होता है, फेवरेबल होता है भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन चूंकि आपके पास समय कम है, मैं एक बात मुलायम सिंह जी की जरूर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मुलायम सिंह जी की राजनीति को लेकर मेरी बहुत सारे मुद्दों पर असहमतियां हो सकती हैं और रही हैं और मैं समय समय पर लिखता भी रहा हूं। मेरा उनसे बहुत ज्यादा कोई आप लोगों की तरह निजी या गहरा रिश्ता नहीं रहा। मैं कभी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला जरूर हूं, वहां पैदाइश मेरी है, लेकिन मैंने जीवन में कभी उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता नहीं की।
मैंने पत्रकारिता दिल्ली से शुरू की, फिर बिहार गया, फिर देश भर के अनेक राज्यों में घूमा, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश में रहकर कभी राजनीति नहीं की। मैंने मुलायम सिंह जी को पहली बार इंटरव्यू 1987-88 में किया था संभवतः, पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में नवभारत टाइम्स के लिए। और बिल्कुल आखिरी जो उनका इंटरव्यू मैंने लिया वो दैनिक हिंदुस्तान के लिए लिया जब वो सरकार में केंद्र में रक्षा मंत्री थे, और हम लोग राजस्थान के सरहदी इलाकों से लौट रहे थे एक जहाज में, तो उस सेना के उस जहाज में हमने उनका अंतिम इंटरव्यू किया। लेकिन मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो पाई, आप लोग तो ज्यादा अनुभवी हैं उनको लेकर, मेरा जो अनुभव है कि उनके अंदर एक अद्भुत चीज थी, वो मैं आपके दर्शकों के लिए जरूर सुनाऊंगा, कि वो साहस गजब का था, और धैर्य और साहस, दो कारणों से आई थिंक मुलायम सिंह अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद, जो 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 बहुत सारे नेताओं में हमने देखी हैं और बहुत सारे में नहीं भी देखी हैं, वो बहुत बड़े नेता के तौर पे उभरे। वो था धैर्य और साहस। जहाज जो हम लोगों का था, जयपुर से जब आगे बढ़ा तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की लगभग 99.5% संभावना थी। बल्कि उनको बता दिया गया था, हम पत्रकारों को नहीं बताया गया था कि ये जहाज अब बचना मुश्किल है, और उसका सारा तेल टंकी का खाली किया जा रहा था ताकि फोर्स लैंडिंग कहीं कराई जाए। और हम सब पत्रकार बैठे थे, हमारे साथ उदयन शर्मा थे, मैं था, और तमाम लोग थे। मुझे लगता है 10-11 पत्रकार थे। AN-32 विमान था, और हमें मालूम नहीं था कि स्थितियां क्या है। मुलायम सिंह को सब कुछ मालूम था। इसी बीच में जब थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को हुई तो बुलाया गया कि मुलायम सिंह बुला रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि रक्षा मंत्री सबसे आगे बैठते हैं, पत्रकार बीच में। हम लोग एक चक्कर बात कर चुके थे, तो बात करने को कुछ बचा नहीं था। हमने बातचीत कर ली थी पूरी, सबने बात कर ली थी, क्योंकि हम दूर से आ रहे थे सरहद से। तो इसी बीच में मुलायम सिंह जी ने बुलाया, और हम लोग गए, सोफे पर बैठे उनके बगल में, और कुछ लोग सामने बैठे, कुछ खड़े रहे। उन्होंने ईरान, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, भारत, तमाम जगहों पर के बारे में ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी कि हम लोगों को लग रहा था कि ये विदेश मंत्रालय ने कोई इनको ब्रीफ किया है क्या पत्रकारों को बोलने के लिए। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, बड़ी सारी नई चीजें। हम लोग सोचे ये क्या चक्कर है। बाद में पता चला कि हम लोगों के अंदर जो बेचैनी थी अपनी जिंदगी को लेकर, जो घबराहट थी, क्योंकि 10-15% इंफॉर्मेशन हम लोगों को जहाज के बारे में मिली थी, और उनके पास तो सब कुछ थी, सारी जानकारी उनको पायलट की तरफ से दी जा रही थी। तो हम लोग बेचैन न हो जाएं, कोई घटना न हो जाए, क्योंकि हार्ट से लेकर और तमाम चीजें बहुत नाजुक होती हैं। कहा, कई लोगों को जब बाद में पता चला तो कहा कि हम तो परिवार को याद करने लगे, बच्चों को याद करने लगे, क्योंकि आखिर में लगा कि नहीं बचेंगे हम लोग। लेकिन खुदा न खास्ता वो जहाज बच गया, और उसका व्हील कैरियर दिल्ली के आसपास पहुंचने पर कहीं खुल गया। व्हील कैरियर ही नहीं खुल रहा था, दैट वाज द प्रॉब्लम। जब हम लोग टेक्निकल एरिया में दिल्ली में उतरे तो देखा गया कि सारे एयरपोर्ट की इर्द गिर्द एम्स से लेकर और जितने अस्पताल थे सबकी गाड़ियां थी, और बहुत सारे फायर ब्रिगेड के बड़ी बड़ी मशीनें थी। यानी रक्षा मंत्री का जहाज जरूर आज गड़बड़ कुछ हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, ये चीज लगभग सिग्नल मिल चुका था यहाँ एजेंसीज को। और उस दिन के उस सुबह के अखबारों में, सारे अंग्रेजी हिंदी के अखबारों में फ्रंट पेज पर छोटी सी खबर भी छपी कि रक्षा मंत्री का विमान क्रैश होते होते आसमान में उससे होते होते बचा। तो उस वक्त मैंने जो मुलायम सिंह को देखा था, जिस तरह का धैर्य, मतलब अद्भुत धैर्य था, पता नहीं कहां से इतना धैर्य आता है। तो ये आई थिंक उनकी उनकी कामयाबी में ये जो फैक्टर थे, साहस और धैर्य, वो बड़ा महत्वपूर्ण दो फैक्टर थे। बहुत बढ़िया, बहुत अजीब सी घटना आपने बताई। हो बड़ी, मैं भी एक बार यात्रा कर रहा था गृह राज्य मंत्री के साथ, और जैसे वो एयर पॉकेट में जहाज आया वो घबरा गए, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए थे। मुझे भी वो याद है। तो वो लेकिन मुलायम सिंह जी ने कोई चालीसा नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई चालीसा नहीं पढ़ा। वो पत्रकारों को खूब बहलाते रहे, फुसलाते रहे, ताकि पता नहीं चले कि कोई सीट के नीचे छुप जाए, कोई हाय तौबा मचाने लगे। मतलब मुझे लगता है उनका इरादा ये था।